नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। भिंड से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार संध्या राय का उन्हीं के इलाके में जनता ने विरोध कर दिया। दरअसल संध्या राय जनसंपर्क करने पहुंची थी और उन्हीं के वोटर्स ने उनसे पूछा कि वो आखिरी बार उनसे कब मिलने आई थी। कांग्रेस पार्टी ने भिंड से फूल सिंह बरैया को अपना कैंडिडेट बनाया है। विरोध जो है उनके ऑफिशियल कैंडिडेट्स का कई जगह पर जारी है, जैसे कि जबलपुर में ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक अजय बिश्नोई ने मोर्चा खोल रखा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अभी सिर्फ 10 कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर किए हैं, लेकिन इन कैंडिडेट्स में जो दिग्गज नेता माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, जैसे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अरुण यादव, जीतू पटवारी, इन सभी के किसी के भी नाम उस लिस्ट में नहीं है। तो सवाल यही है कि ये जो विरोध हो रहा है ऑफिशियल कैंडिडेट्स का, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, इन सब विरोधों के बीच क्या भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन 29 है वो पॉसिबल है, या कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं उलटफेर कुछ कर सकती है? क्या भिंड से, धार से, मंडला से, ये तमाम जो सीटें हैं, यहां पर कोई उम्मीद की किरण कांग्रेस पार्टी के लिए बनती है? और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट देशदीप सक्सेना। सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो विरोध हो रहा है, जैसे संध्या राय का विरोध हो रहा है और जबलपुर में बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट का विरोध हो रहा है और बीजेपी के ही लोग कर रहे हैं और खुद के कर रहे हैं। वहां पे तो खैर पब्लिक ने संध्या राय का भिंड में विरोध किया, लेकिन जबलपुर में तो अजय बिश्नोई ने मोर्चा खोल रखा। हॉस्पिटल बेड से उन्होंने ट्वीट किया कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, बावजूद उनको कैंडिडेट बनाया गया। तो पहला सवाल तो ये कि ये जो विरोध हो रहा है, इसको आप कितना सीरियसली लेते हैं? क्या ये कोई रिजल्ट के जो रिजल्ट होगा इलेक्शन का, उस पर कुछ इम्पैक्ट कर पाएगा या बस विदर आउट हो जाएगा? देखिए, किसी भी तरह का विरोध चुनाव के पहले उसको तो सीरियस माना ही जा सकता है, और हम जब वो सीरियस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीजेपी तो और ज्यादा सीरियस है उस वक्त जब वो मिशन 29 नाम के शब्द का इस्तेमाल करती है। उनके नेता कहते हैं कि नहीं, हमको 29 कमल के फूलों की माला देना है, मतलब ऑल 29 सीट्स जी। तो ऐसे वक्त में तो ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है कि सरेआम ओपनली उनके कैंडिडेट्स का विरोध हो रहा है। और हम संध्या राय से शुरुआत करें अगर, तो भिंड के लोगों की नाराजगी जायज है कि वो कहाँ थी इतने 5 साल तक, वो कहीं आई नहीं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनको मतलब उतनी उनकी उपस्थिति नहीं थी जितनी होनी चाहिए, और इस पूरे दौरान भिंड के लोगों को लगा कि भाई वो केवल उसी वक्त आती है जब चुनाव का वक्त होता है। और बीजेपी के लिए जो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी पॉपुलर पार्टी मानी जाती है, क्या उनके पास भिंड में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो वहां की एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा हो, जो लोगों में पॉपुलर हो? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। जैसे एक तरफ आप कह रहे हैं कि संध्या राय पॉपुलर नहीं है और बीजेपी ने उन्हीं पे विश्वास जताया है, वो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने फूल सिंह बरैया को कैंडिडेट बनाया है, वो एमएलए जीत कर आए हैं, प्लस वो बीएसपी से कांग्रेस में आए हैं और पूरे इलाके में उनका एक अपना कमिटेड वोट है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि भिंड वाली जो सीट है उसमें एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो बीजेपी ये मान रही है कि केक वॉक है पूरा मध्य प्रदेश। हाँ, एक वो जो उनको लग रहा है कि जो राम लहर के सब जो है बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार करवा देंगे, और कुछ हद तक वो ठीक भी है, उनका सोचना सही भी है। लेकिन आपने जिक्र किया बहुजन समाज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष फूल सिंह बरैया का, जो कि बड़ा कद्दावर नेता है, और भिंड भी एक रिजर्व सीट है, तो वहां वो फैक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, और वो अच्छे तगड़े कैंडिडेट हैं। मेरा कहना है फूल सिंह बरैया, उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और उनके आने से उस परिदृश्य में, खासतौर से उस बैकड्रॉप में, जब संध्या राय का हमने देखा किस तरीके से विरोध शुरू हुआ है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग कंटेस्ट बन गया। और मतलब ऐसा ना हो कि बीजेपी को सरप्राइज कर दे वो कंटेस्ट। अच्छा, तो सरप्राइज अगर कहीं से हो सकता है, तो हम सभी लोग सोच रहे थे कि भाई या तो धार से होगा या मंडला से होगा, क्योंकि या हो सकता है सतना से होगा, क्योंकि जो अभी मंडला में जो फग्गन सिंह कुलस्ते जो एमएलए का चुनाव हारे, और या सतना में गणेश सिंह जो है एमएलए का चुनाव हारे, उन्हीं को
पार्टी ने एमपी के लिए टिकट उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसी में आते हैं वो, जहां से वो हारे। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि उनके खिलाफ कोई एक डिसएडवांटेज है शुरुआत में ही, कि जैसे फग्गन सिंह को लगता है जिस विधानसभा से वो चुनाव हारे, इतने बड़े मार्जिन से चुनाव हारे, वो विधानसभा उसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है जहां से उनको अब उम्मीदवार बनाया गया है, तो क्या कोई अड़चन उनको वहां आ सकती है? और गणेश सिंह को क्या सतना में कोई अड़चन आ सकती है? देखिए, डिफिकल्ट सीटें हैं ये, मंडला, सतना और रीवा में भी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको भी, उनके बारे में भी वहां बहुत ज्यादा सुगबुगाहट है अंदर ही अंदर, लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। आपके खुद के सर्वे ने, आज तक के सर्वे ने कुछ दिनों पहले 2 सीटों के बारे में बताया था, जिसमें मंडला भी थी सीट जी, जो खतरे में थी। आपका कहना था, आपका सर्वे की 2 सीट्स में यहाँ पे कांग्रेस जीत सकती है, एक छिंदवाड़ा था और एक मंडला था। तो मंडला ऑलरेडी मतलब रिस्क फैक्टर है बीजेपी के लिए, और मुझे लगता है कि उनके पास उससे ज्यादा अच्छे कैंडिडेट्स थे नहीं। गणेश सिंह जी को वहां से रिपीट करना, या फग्गन सिंह जी को वहां से रिपीट करना, या संध्या राय जी को वहां से रिपीट करना, तो फिर वही प्रश्न है कि इतनी पॉपुलर पार्टी और इतने सारे नेता, और मध्य प्रदेश में इतने साल से बीजेपी की सरकार लगातार, फिर भी उनको ये समस्या क्यों आई कि इन्हीं लोगों पे, इन्हीं चेहरों पे। देशदीप, अभी कांग्रेस की लिस्ट, अभी वैसे तो बीजेपी की ज्यादा कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो गए, लेकिन वो पहले हो गए, तो उस पर हमारी बात पहले हो चुकी है। अभी कांग्रेस की अभी आई है लिस्ट, कांग्रेस की लिस्ट आपने कल देखी, 10 कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए। इसको कैसे आप असेस करते हैं? क्या विनिंग कैंडिडेट प्रोबेबिलिटी है इन कैंडिडेट्स की? हर पार्टी अपने जो कैंडिडेट्स खड़े करती है वो यही सोचे करती है कि वो कैंडिडेट जीतेंगे, अल्टीमेटली बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट होता है। और बहुत सारी चीजें उस पर भी डिपेंड करेंगी कि उस जगह पे वो राम लहर को किस तरीके से कंटेंट कर पाती है पार्टी जी। देखिए, हमने देख लिया विधानसभा के चुनाव के दौरान कि वो जो सबोटाइज या बाकी फैक्टर होते हैं वो नगण्य हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं वो फैक्टर्स। तो कैंडिडेट्स तो दोनों पार्टियों ने अपने हिसाब से अच्छे अच्छे कैंडिडेट डिक्लेयर करे हैं। नहीं, जैसे मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि जैसे कांग्रेस की जो लिस्ट आई है उसमें जो हैवी वेट्स हैं सो कॉल्ड कांग्रेस पार्टी के, उनका जिक्र, उनके नाम अभी नहीं आए हैं, नहीं है बिल्कुल। जैसे दिग्विजय सिंह का कहीं नाम नहीं, हालांकि बात ये चल रही है कि दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। कमलनाथ, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो बालाघाट या जबलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, उन्होंने मना कर दिया कि मैं जबलपुर से चुनाव नहीं लड़ूंगा। बालाघाट से उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन उनका अभी सीट डिक्लेयर नहीं हुआ है। उसी तरह से अरुण यादव, वो कहा जा रहा था कि उनको, क्योंकि यादव जो है डिसाइसिव फैक्टर है, गुना शिवपुरी में एकमात्र कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे यादवों का इम्पैक्ट है इलेक्टोरल फॉर्च्यून्स में, तो वहां से लड़ सकते हैं, लेकिन वो सीट अभी डिक्लेयर नहीं की गई। जीतू पटवारी क्या अभी इतने बड़े मार्जिन से इंदौर से लड़ेंगे, वो हारे हैं, क्या उनको पार्टी एक्सपोज करेगी फिर से? तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इतने बड़े दिग्गजों को जब इन्होंने अभी तक शील्ड करने की कोशिश की, तो ये किस तरह की स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी अपना रही है? मुझे लगता है शील्ड करने की कोशिश नहीं करी है, या ये लोग भाग रहे हैं, डर रहे हैं चुनाव लड़ने से? देखिए, जो माहौल है अभी, और जो आपने नाम लिए, जैसे दिग्विजय सिंह जी या कमलनाथ जी या अरुण यादव जी, ये वो लोग हैं जो बड़े सीजन नेता हैं, लेकिन हर आदमी अभी ये सोच रहा है इस दौर में कि चुनाव लड़े कि नहीं लड़े। दिग्विजय सिंह ऑलरेडी राज्यसभा के मेंबर हैं, छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी बहुत साल से डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन वहां से उनके लड़के नकुलनाथ ऑलरेडी हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि इनको कन्विंस कर सके कि जिस दिग्विजय सिंह जी को राजगढ़ से अगर उनको दे दिया जाए टिकट रोडमल नागर जी के खिलाफ, या कमलनाथ जी जिनका डोमिनेशन पूरे महाकौशल में माना जाता है, किसी सीट से जबलपुर से या बालाघाट से उनको लड़ा दिया जाए, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आने वाले दिनों में जब कांग्रेस की लिस्ट आती है तो क्या इन हैवी वेट्स के नाम होंगे, और क्या ये आने वाले दिनों में कुछ सरप्राइज फैक्टर क्रिएट कर सकते हैं। चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 29 का नारा जरूर दिया है, लेकिन इतना आसान मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतना बीजेपी के लिए है नहीं, क्योंकि अभी कुछ ही महीने पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे। मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के मुद्दे अलग थे, लोकसभा के अलग हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है कि उन चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी को 40% वोट मिला था। सीटें 66 में सीमित रह गई, लेकिन ये एक फैक्ट ये भी है कि 2018 के चुनावों में इसी 40% वोट शेयर पर कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार बना ली थी। तो
2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा ये तो वोटिंग और रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी मध्य प्रदेश में अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने की कोशिश जरूर कर रही है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।